एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माई मीवा से कह रही थी माँ की एक काफी ज्यादा कमजोर लड़की है और वो बिना टूल्स के अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकती और वो हमेशा ही 4th ग्रेड में रहेगी। आखिर वो एक जुजुत्सु सॉर्सरेस क्यों है? और मीवा सोचने लगती है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर मीवा माई को बेवकूफ कहने लगती है क्योंकि यहाँ तो माँ की काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे इसे मारने के लिए पास जाना होगा, लेकिन मैं तो इसे डॉज करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। अगर इसने ब्लेड यूज करी होती तो मैं 2 बार मारी जा चुकी होती। ये 4th ग्रेड है, लेकिन 2nd ग्रेड कर्सेस को भी मार सकती है और ये हथियार चलाने भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। माँ की मीवा को नीचे फेंकने के साथ ही उसके ऊपर हमला कर देती है और मीवा उससे बचने के साथ ही अपने आसपास एक डोमेन बनाने लगती है। कोई भी अगर इसकी 2 मीटर रेंज के अंदर आए तो वो हार जाएगा। मेरा ये अटैक सामने से आने वाले एनिमीज पर काफी अच्छी तरह से काम करता है। इस अटैक के अंदर मैं ब्लेड के अंदर अपनी पूरी कर्ज एनर्जी डाल देती हूँ ताकि मैं अच्छी तरह से अटैक कर सकूँ, लेकिन इस बार ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। मुझे एक अच्छी ओपनिंग ढूंढनी होगी। बाकी को यहाँ पर उसका प्लान मालूम चल जाता है। वो लड़की मुझसे मेरा कर्ज टूल लेने के साथ ही यहाँ पर एक ओपनिंग क्रिएट करेगी और इसी के चलते वो स्माइल करने लगती है। मीवा देखने लगती है यहाँ तो माकी ने अपने ही हथियार को तोड़ दिया और माकी अपने उस टूटे हुए हथियार की मदद से उसके ऊपर अटैक करने लगती है। मीवा सोच रही थी इसने मेरे डोमेन को काउंटर कर दिया है क्योंकि इसने अपना गैप आसानी से कम कर दिया और यहाँ पर माकी मीवा के ऊपर अटैक करने लगती है। मीवा सोच रही थी कि इसने मुझे जरा सा पीछे धकेल दिया है, लेकिन माकी उसे नीचे फेंकने के साथ ही उसकी तलवार भी छीन लेती है, जिसके चलते मीवा काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। दूसरी तरफ मैं कहने लगती है ये लड़की काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें इसे प्रमोट करके 2nd ग्रेड के अंदर डाल देना चाहिए। और गोजो कहने लगता है कि दूसरे क्लैन वाले बीच में ना आए तब। मीवा बताती है कि उन्हें ज्यादा पैसे दे देने चाहिए और गोजो उसे मटेरियलिज्म से बाहर निकलने को कहने लगता है। गोजो पूछता है हमें इटाडोरी के आसपास का एरिया क्यों नहीं दिखाया जा रहा। मैं बताती है कि अपने सेंसेस को शेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। गोजो पूछता है आखिर तुम किसकी साइड हो और मैं कहने लगती है मैं तो सिर्फ पैसों की साइड हूँ। अगर तुम किसी चीज से पैसा नहीं कमा सकते तो आखिर किस काम की। गोजो पूछता है तो आखिर तुमने कितना सेव कर लिया। गोजो सोच रहा था मुझे नहीं पता कि इस बूढ़े के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये इटाडोरी को इतनी आसानी से नहीं मार सकता। और पीछे की तरफ एक चाम जल जाता है। इचिची बताने लगता है कि सभी कर्स पेड़ के ऊपर एक चाम लगा हुआ है और उनके खत्म होने के साथ ही रजिस्टर्ड एरिया का एक चाम जल जाएगा। जब भी हम लोगों का स्कूल किसी भी चाम को मारेगा तो उसके अंदर से रेड एनर्जी निकलेगी और अगर क्यूटो स्कूल वालों ने इसे मारा तो उसके अंदर से ब्लू कलर की एनर्जी, और अगर ये अनरजिस्टर्ड फीलिंग की तरह से मरे तो इनके अंदर से रेड कलर की एनर्जी निकलेगी। गोजो कहने लगता है कि यहाँ पर दोनों टीम का स्कोर 1-1 हो गया है और पांडा यहाँ पर एक स्पिरिट को मार देता है। दूसरी तरफ नोबारा और मिशिमिया का यहाँ पर मुकाबला हो रहा था। नोबारा सोच रही थी इसका ये विंड वाला अटैक काफी ज्यादा खतरनाक है। मिशिमिया पेड़ की टहनियों की मदद से उसके मुंह पे मारने लगती है और नोबारा कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर मारने की। मिशिमिया कहने लगती है चेहरे पर चोट काफी ज्यादा बुरी हो सकती है, खासकर एक लड़की के लिए, लेकिन लड़कों के चेहरे पर ये एक ऑनर का सिंबल है। एक फीमेल जुजुत्सु सॉर्सरर्स काफी ज्यादा अच्छी भी दिखनी चाहिए। फीमेल जुजुत्सु सॉर्सरर्स से कोई भी स्ट्रेंथ की डिमांड नहीं करता, वो लोग हमसे सिर्फ परफेक्शन की डिमांड ही करते हैं। और गलत बात तो यह है कि माई को और भी ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। और नोबारा कहने लगती है तुम काफी ज्यादा बोलती हो। इसके चलते ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगती है। मिशिमिया सोच रही थी कि ये अभी भी 1st ग्रेड के अंदर है, लेकिन ये लड़ाई के बारे में काफी कुछ जानती है। अगर मैंने ज्यादा ताकत से इसे मारा तो ये मर जाएगी, लेकिन ये तो सिर्फ एक एक्सक्यूज हुआ। मैं सिर्फ इसे इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि इनोमाकी इसके साथ है। और अब उसे कुछ देर पहले कामो की कही हुई बात याद आने लगती है। वो कहने लगता है कि इनोमाकी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है और तुम्हें अपने कानों को कर्ज एनर्जी की मदद से बचाना होगा। वो टेक्निक काफी ज्यादा अलग तरीके से काम करती है, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना याद रखना होगा कि वो कब आ रहा है। मिशिमिया सोच रही थी कि अगर तुम्हें पता ही नहीं कि वो आ रहा है कि नहीं तो तुम काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। ये सिचुएशन कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन चुकी है और अब नोबारा उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगती है। इस सब के चलते वो यहाँ पर माई की हिस्ट्री बताने लगती है। वो कहने लगती है कि माई ज़ेनिन क्लैन से है जो कि लड़कियों को आगे नहीं आने देते, लेकिन इस सब के बावजूद भी माई एक सॉर्सरस बनना चाहती है। जो लोग भी ज़ेनिन क्लैन से बिलोंग करते हैं और इनहेरिडेटरी टेक्निक यूज नहीं कर पाते उन्हें काफी ज्यादा बेकार समझा जाता है और इसी सब चक्कर में माई की जिंदगी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो एक सॉर्सरस बनना चाहती है। माई एक ऐसी फैमिली के अंदर पली बड़ी है जहाँ पर उसकी इज्जत नहीं की जाती, तो क्या तुम उसका दर्द समझ सकती हो? तो हम जैसे लोग माई की जिंदगी और तकलीफ नहीं समझ सकते। नोबारा उसे चुप हो जाने को कहने लगती है क्या जिन लोगों की किस्मत बेकार होती है उन्हें गलत काम करने की आज़ादी मिल जाती है। तुम उसके बारे में इतना सब कुछ बोल रही हो, लेकिन फिर भी मैं उससे पसंद नहीं करने वाली। मुझे माकी ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसे भी सेम प्रॉब्लम्स का ही सामना करना पड़ा होगा। तुम लोग इटाडोरी को ऐसे ही मारना चाहते हो। क्या तुम लोगों की जिंदगी ऐसी पचकानी और खोखली है? और इतना सब कुछ कहने के साथ ही नोबारा उस पर अटैक कर देती है।
और अब मिशी मिया सोचने लगती है तो आखिर इसीलिए ये मुझ पर कीलों से अटैक कर रही थी। मिशी मिया उससे बचकर भागी रही थी, लेकिन नोबारा उसका झाड़ू पकड़ लेती है। मिशी मिया बताती है तुम चाहे जो कर लो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। नोबारा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम तक पहले ही पहुंच चुकी हूँ और अपनी बकवास बातें अपने ही पास रखो। इतना कहने के साथ ही नोबारा यहाँ पर अपनी डॉल के ऊपर हथौड़ा मार देती है। निशी मिया अब नीचे गिरने लगती है। नोबारा सोच रही थी कि अगर मैंने इसे अपने हथौड़े से फिर से मारा तो ये जरूर मर जाएगी। वो उसके ऊपर एक टॉय हैमर की मदद से अटैक करने लगती है, लेकिन अचानक से वो दूर जाकर गिरती है क्योंकि माय ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। माय निशी मिया से कहने लगती है कि वो एक रबर की बुलेट थी। मैं अब मैकामारू से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करने के बाद भी वो मेरा जवाब नहीं दे रहा है। इसका मतलब वो हार चुका है और अब तुम्हें हवा में जाना होगा क्योंकि पांडा तुम्हारी तरफ ही आ रहा होगा। और अब माकी भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि माई को चैलेंज करने लगती है। और माई कहने लगती है मैं दूसरों को बुलाकर तुम्हें पिटवा सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं अकेले ही करना चाहती हूँ। माकी कहने लगती है मुझे एल्डर सिस्टर बुलाओ, मेरी छोटी बहन। नोबारा इटाडोरी से यहाँ पर माकी के बारे में पूछने लगती है। इटाडोरी कहता है वो अच्छी इंसान है। नोबारा पूछती है आखिर वो सॉर्सरस के रूप में कैसी है। इटाडोरी कहने लगता है कि मुझे जुजुत्सु के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी बताती है कि ये लड़ने में काफी ज्यादा ताकतवर है। नोबारा बताती है कि इसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है और इसकी फैमिली इसके प्रमोशन में दिक्कत ला रहे हैं। और अब इटाडोरी कहने लगता है मुझे लगा था कि स्ट्रॉन्ग क्लैन वाले अपनी फैमिली को प्रमोट करते हैं। नोबारा कहने लगती है कि उसकी फैमिली ने उसे एक्नॉलेज करना जरूरी नहीं समझा क्योंकि उन लोगों ने उसे पहले ही रिजेक्ट कर दिया। लेकिन पैंडा कहने लगता है अगर उसने एक्सचेंज इवेंट पर अच्छा कमाल दिखाया तो उसका नाम चारों तरफ फैल जाएगा और उसका क्लैन उसे तंग भी नहीं करेगा। नोबारा इटाडोरी से कहने लगती है इसीलिए हमें जीतना होगा, तुम्हें उस लड़ाई को ऐसे लड़ना होगा जैसे कि तुम फिर से मरने वाले हो। और माकी बताती है वो उन दोनों को सुन सकती है। प्रेजेंट टाइम में माई माकी पर फायर करती है, लेकिन माकी उस बुलेट को काट देती है। माई कहने लगती है क्या तुम मुझसे भाग रही हो, लेकिन अचानक से माकी आकर टैनी काट देती है। नीचे गिरते हुए माई उस पर फायर करने लगती है, लेकिन माकी उससे बचने के साथ ही उसे लात मार देती है। माई सोचने लगती है कि इसके पास वो टैलेंट है जो मेरे पास नहीं है। हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग बात कर रहे थे। क्या तुमने टॉर्गेस की बेटियों के बारे में सुना? एक तो कर्जेस को दिख भी नहीं सकती और अपनी एनर्जी ही यूज कर सकती है, और दूसरा बुढ़ा कहने लगता है कि लड़कियां फॉर्च्यून नहीं लाती, क्योंकि मैं तो किसी लड़की को नौकर बनते हुए नहीं देखना चाहता। माई और माकी यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से बात कर रही थी और माकी कहने लगती है कि अगर हम लेट हुए तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। माई बताती है मैं कर्जेस की वजह से नहीं आ सकती और माकी कहने लगती है अगर तुम्हें वो वापस दिख रहा है तो तुम अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ आ जाओ। माई सोचने लगती है कि तुम हमेशा ऐसे ही दिखाने लग गई जैसे कि तुम्हें किसी चीज का डर ही नहीं है, और माकी इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करने लग गई। क्लैन लीडर पूछने लगता है कि क्या तुम हमें छोड़कर जा रही हो माकी? माकी कहने लगती है कि आपको सर्वेंट की कभी भी कमी नहीं होने वाली। माकी बताती है वो एक दिन वापस आएगी। क्लैन लीडर पूछता है आखिर क्यों? माकी बताती है ताकि वो क्लैन लीडर बन सके। क्लैन लीडर कहने लगता है मैं तुम्हें ऐसी मुसीबतों में डालूंगा कि तुम वापस आ ही नहीं पाओगी। माकी कहती है जो करना है कर लो। क्लैन लीडर कहता है मैं माई के साथ भी ऐसा ही करूंगा। माकी कहने लगती है उसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं। माई कहने लगती है मुझे तुमसे नफरत है। इस बार माई रिलोड करने के साथ ही माकी के ऊपर धनाधन गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन माकी सभी वारों को डॉज करने के साथ ही उसके एकदम सामने आ जाती है। माकी बताती है ये तुम्हारी आखिरी बुलेट है और मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगी। माई उसे अब अपनी कर्स टेक्निक के बारे में समझाने लगती है। कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी चीज को क्रिएट कर सकती है। जो इनलेट इस कर्ज एनर्जी की मदद से बनता है वो कभी खत्म नहीं होता, चाहे पूरी कर्ज एनर्जी ही क्यों ना खत्म हो जाए। इसे बनाने के लिए काफी कर्ज एनर्जी का यूज लगता है और इससे यूजर की बॉडी पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और माई दिन की सिर्फ एक ही बुलेट बना सकती है, और इसीलिए वो अपने दुश्मन को धोखा देती है ताकि वो उसे बेवकूफ बना सके। माई काफी ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन माँ के अपने हाथों की मदद से ही उस बुलेट को रोक लेती है। माकी कहने लगती है मुझे अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। माई सोचने लगती है मुझसे काफी ज्यादा अलग है, ये भी मैकामारू की तरह एक डील के अंदर कैद है, लेकिन ये डील उस डील से अलग है। वैसे तो इसे कर्ज एबिलिटीज के साथ ही जन्म लेना चाहिए था, लेकिन इसके उलट ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ जन्मी है, इसीलिए हमारा क्लैन इसे कभी नहीं अपनाएगा, और यही चीज मेरे अंदर नहीं है। माकी कहने लगती है इस चीज को खत्म करने का समय आ चुका है। माकी कहने लगती है आखिर तुमने भी तो जुजुत्सु टेक ज्वाइन कर रखा है। माई कहने लगती है कि वो कभी ऐसा करना ही नहीं चाहती थी, जो तुम कर रही थी मुझे भी उसके नक्शे कदमों पर चलने के लिए कहा गया था, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। हम आखिर थोड़ा और ज्यादा काम कर कर वहाँ पर रह सकते थे, लेकिन माकी कहने लगती अगर उसने ऐसा किया होता तो वो खुद से नफरत करती, मुझे माफ कर देना। और अब माई अपने पास को दोबारा से याद करने लगती है। माई कहने लगती है बड़ी बहन मेरे हाथ को कभी मत छोड़ना, और माकी कहने लगती है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। माई कहने लगती है तुम झूठी हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और इसी सब के चलते यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।